हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज आपको एक यात्रा वृत्तांत की ओर लेकर चलते हैं। लेखक ने आज हमें मॉरिशस की यात्रा करवाने की ठानी है। तो इस पाठ में हम यात्रा करेंगे मॉरिशस, हिंद महासागर में एक छोटा सा भारत। इस यात्रा वृत्तांत के जरिए आपको मॉरिशस के बारे में जानकारी मिलेगी और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। मॉरिशस एक छोटा सा देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। इस देश पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप देखी जा सकती है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक ने वहां के अनुपम सौंदर्य और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया है। तो आइए बिना विलंब के अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं हम। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से अधिक दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहां की जनसंख्या के 2/3 लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई हैं और जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई यानी कि मुंबई जो आज है से 16 जुलाई को नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अतः मन में लोभ जाग गया। लोभ यानी कि लालच। यह लोभ जाग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर के बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों यानी कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती रहती है। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं नहीं दिखाई पड़े। अब बच्चों, लेखक के मन में क्या लोभ आ गया था। बच्चों, लेखक के मन में यह लोभ जाग गया था कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अर्थात सबसे पहले किससे मिलना चाहिए? अफ्रीका के शेरों से। काफ़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह आराम कर रहे थे। अर्थात जहाँ सो रहे थे कौन? शेर। वहाँ जो देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 कारें खड़ी थी। आश्चर्य यह है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले कौन है। कारों के भीतर बैठे लोगों को की और सिंहों ने दृष्टिपात भी नहीं किया। दृष्टिपात यानी उनको देखा भर भी नहीं। अर्थात इतनी सारी कारें उनके आसपास खड़ी थी लेकिन सिंहों ने उन्हें उठकर देखा भी नहीं। मानो हम लोग तुच्छातिछुछ हो, यानी कि बिल्कुल बेकार। तुच्छातिछुछ यानी कि बेकार से भी बेकार हो और उनकी नज़र में आने की योग्य बिल्कुल ना हो। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठाकर जम्भाई ली। जम्भाई यानी कि अंगड़ाई ली। दूसरे ने देह को ताना। तीसरे ने सोई हुई सिंहनियों की देह चाटी, मगर हमारी और किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपत से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा। उनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के पीछे छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। मोर्चा यानी कि मैदान की तरफ, यानी कि युद्ध के मैदान की तरफ। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ गई है। हिरणों के झुंड ने जान लिया कि उन पर किसकी नज़र पड़ गई? सिंहों की नज़र पड़ गई। अतः वे चरना छोड़कर चौकन्ने उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले,
मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग थोड़ी देर रुकें और देखें कि क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का गेट बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद ही किया करते हैं, और शिकार झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बाद में समझ में आ गई कि हिरण भागने को निरापद ना समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे, अर्थात हिरण भाग क्यों नहीं रहे थे। अच्छा बच्चों, सोचकर बताइए कि इच्छा होते हुए भी लेखक पार्क में क्यों नहीं रुका। बच्चों, लेखक की इच्छा तो थी पार्क में रुकने की, लेकिन वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि अंधेरा हो गया था। 6 बजे नेशनल पार्क बंद हो जाता था, इसलिए वो वहाँ नहीं रुक सका। नैरोबी से मॉरिशस तक हम एयर इंडिया के विमान में उड़े। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में काफ़ी लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ से आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है, अर्थात हम जहाँ पहुँच गए हैं वो क्या है, एक छोटा भारत है। चूँकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रसार है, अर्थात ज़्यादा फैली हुई है। कौन? हिंदी मॉरिशस में। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा जीवित जागृत संस्था है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रेओल है। क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको कई शब्दों के अर्थ पूछने पड़ जाएंगे, अर्थात भोजपुरी में फ्रेंच शब्द बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए है और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने किया है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिलती है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है, अर्थात वहाँ पर चीनी ज़्यादा उद्योग में है। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। चिरायु यानी कि जिसकी आयु लंबी है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी ईसाई हो जाएं, अर्थात वहाँ के लोगों की इच्छा थी कि भारतीय लोग ईसाई धर्म अपना लें, किंतु भारतीयों ने अत्याचार को सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया, अर्थात प्रलोभन यानी कि लालच को ठुकरा दिया। भारतीयों ने वहाँ पर अत्याचार तो सहे लेकिन किसी लालच में नहीं आए। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरमय पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरमय बनाएं जितना स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं, अर्थात मॉरिशस के मंदिर बहुत साफ सुथरे दिखते हैं। तो बच्चों, मॉरिशस के मंदिरों की भारत के मंदिरों से तुलना करने पर लेखक ने क्या पाया, सोचकर बताइए। तो बच्चों, लेखक ने यह पाया कि मॉरिशस के मंदिर भारत के मंदिरों की तुलना में ज़्यादा साफ सुथरे हैं। अब मॉरिशस का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांकित भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंगों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालयों को लौट जाते हैं तथा शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं।
सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा मॉरिशस जो क्या है, एक छोटा सा भारत। वहाँ के लोगों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, लालचों में नहीं आए वो, और अपने धर्म पर अडिग रहे। आइए इस पाठ के लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में हुआ था। हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। कविता के साथ ही उन्होंने उच्च कोटि का गद्य लेखन भी किया। उनकी काव्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी प्रमुख हैं। गद्य रचनाओं में संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर तथा काव्य की भूमिका उल्लेखनीय है। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। तो बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा यात्रा वृत्तांत, वो मॉरिशस के बारे में था। मॉरिशस जहाँ पर एक छोटा भारत बसता है, बहुत अधिक संख्या में वहाँ भारतीय हैं, मंदिर हैं, शिवालय हैं। तो आपको भी कभी समय मिले और आपको जाने का अवसर मिले तो आप भी ज़रूर मॉरिशस की यात्रा कराएं। अच्छा स्थान है, एक छोटा भारत। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।